टॉपिक नंबर 102 हम करने लगे हैं। लास्ट टाइम मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ये सिर्फ कुछ डेफिनेशंस है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया इसको। सबसे पहले हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल है। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी प्रॉब्लम के अंदर या किसी भी इक्वेशन के अंदर चेंज करती रहती है या वेरी करती रहती है। चेंज और वेरी मतलब कि चेंज या वेरी होने का क्या मतलब है? मतलब यहाँ वो ज़्यादा हो जाती है या वो कम हो जाती है। मतलब कि अगर हम डी स्क्वायर जेड बाई इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी के, तो इसके अंदर ये जो जेड टर्म है, जेड टर्म को एज हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, या जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो। तो लेंथ लाजमी नहीं है कि अगर आपने पहले 15 मीटर का फासला तय किया, 15 मीटर डिस्टेंस तय किया और वो आपने 2 मिनट में किया है, और उस टाइम पे 15 मीटर आपने 2 मिनट में किया, और नेक्स्ट टाइम हमने उसकी 2 मिनट के अंदर अगर उससे ज़्यादा लेंथ कवर कर लिया, फॉर एग्जांपल हम 20 मीटर कवर कर रहे हैं, तो देखें अगर 2 मिनट में पहले वो 15 मीटर था तो अब वो कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। तो जेड की टाइम वही रहा है लेकिन लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई है। तो जो अब वैल्यू जेड की चेंज कब हो गई है या वेरी हो गई है, या ऐसे भी हो सकता है कि इससे कम हो जाए, 2 मिनट में आप 10 मीटर कवर करें। तो ऐसी टर्म्स जो चेंज या वेरी होती रहती है। अब नॉन डायमेंशनलाइज क्या होता है, रीड कर लेते हैं। वो क्वांटिटीज जो वेरी या चेंज तो होती है प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन उनकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कि जब आपने उसको नॉन डायमेंशनलाइज बना दिया, ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा, उसके बाद हमने इसको नॉन डायमेंशनलाइज बना दिया। अब जब वो नॉन डायमेंशनलाइज होगी ना, तो इसका मतलब है कि उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, बट है उनकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो। ये तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की एग्जांपल ली। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन है तो उसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं ये 18 डिग्री या रेडियन है तो विच आर डायमेंशन लेस यूनिट्स हैं, ठीक है। ये था आपके पास नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, वहाँ पे आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट था डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी। तो ये जो जी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, आपके पास जी की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ऐसी वैल्यूज जो कांस्टेंट रहती हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, उसको आप डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब कि वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, रिमेन्स कांस्टेंट। आप अगर एक प्रॉब्लम के अंदर, जैसे आप एमएससी के स्टूडेंट, आपने इससे पहले बहुत से कांस्टेंट्स देखे होंगे, तो ये वैल्यू जी की क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। इसके बाद पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर रेफर टू कंबाइंड सेट ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। अच्छा जी, पैरामीटर आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल क्या थे? जो चेंज या वेरी होते रहते हैं। और नॉन डायमेंशनल वेरिएबल जो जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती है। और डायमेंशनल कांस्टेंट जो आपके पास जी है। अब आपके पास पूरी एक फॉर्म बन गई है। अभी आपने जो 3 डेफिनेशन ऊपर पढ़ी, डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट, जब आप इन तीनों को मिला देंगे तो वो आपके पास एक पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है। तो कंबाइंड सेट ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल, प्योर कॉन्स्टेंट्स, सॉरी नॉन डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशनल कांस्टेंट। इसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो है प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे आपके पास प्योर कांस्टेंट का क्या मतलब है? अब देखें, जो आपके पास वैल्यू आई थी लास्ट टाइम, जब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की 2 इक्वेशंस थी। एक तो डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी था। उसके बाद उसकी नॉन डायमेंशनलाइज इक्वेशन ऑफ मोशन उन्होंने लिखी थी, जो कि जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, ये वाली डब्ल्यू नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर था। अब इसके अंदर ये जो 1/2 टर्म है, ये वाली टर्म, और ये आपके पास ये जो टी के ऊपर स्क्वायर है, तो ये वो प्योर कांस्टेंट वो वाली टर्म्स होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, जो एक्सपोनेंट में पड़ी होती हैं। ऐसे सारी जो है वो प्योर कांस्टेंट में आती है। जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो इसी तरह से ई की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो ये सारे आपके पास क्या है? प्योर कांस्टेंट है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 102, इलस्ट्रेशन ऑफ एडवांटेज ऑफ नॉन डायमेंशनलाइज। इसको अगर आप एक दफा रीड आउट कर लें, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको लेफ्ट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन डायमेंशनलाइजेशन इक्वेशन, एक्सट्रापोलेशन ऑफ नॉन डायमेंशनल। आप देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ मून की सरफेस का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ मून, जी ऑफ मून जिसे आप लिखेंगे, वो गिवन है। अब वो जो उसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है, वो इज ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ। मतलब आपके पास जो उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे जी ऑफ, मैं यहाँ एम लिखने लगी, उसका मतलब कि मून, और ये क्या है? 1/6 पार्ट ऑफ अर्थ है उसका। तो मतलब 1/6 पार्ट है, तो 1/6 इंटू हम यहाँ पे टर्म लिखेंगे अर्थ। तो अर्थ का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये लिखने लगी हूँ, और हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ मून आ जाएगा। एन एस्ट्रोनॉट ऑफ द मून थ्रोज ए बेसबॉल एट एन इनिशियल स्पीड। अब वहाँ से एक बॉल फेंकी गई और उसकी जो स्पीड थी, जब वो बॉल वहाँ से
थ्रो की गई तो वो 21 थी, 21 मीटर पर सेकंड थी। 5 डिग्री एंगल अबव द हॉरिजॉन एंड 2.0 मीटर अबव द मून सरफेस। मून सरफेस से 2.0 मीटर नीचे था, 5 डिग्री एंगल था उस टाइम पे उसका। यूजिंग द, अब हमने फाइंड आउट कौन सी टर्म्स करनी है। यूज द डायमेंशनलेस डाटा ऑफ द एग्जांपल 7.3 शोन इन फिगर 7.13। उसके बाद प्रेडिक्ट हाउ लॉन्ग इट टेक बेसबॉल टू फॉल द ग्राउंड। अब हमने असल में उसकी डायमेंशनलेस रिजल्ट फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि बेसबॉल ग्राउंड पे किस टाइम पे जाके स्ट्राइक करेगी, और ये बताना है कि जो हमारा जो कैलकुलेशन करके हमारा रिजल्ट आया वो और जो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट है उन दोनों को कंपेयर करना है, क्या वो दोनों रिजल्ट सेम है। तो यहाँ पे आपने टोटल 3 चीजें बतानी है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपके पास हॉरिजॉन था एट एंगल ऑफ हॉरिजॉन, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेस बॉल की इररिलेवेंट है यहाँ पे, assumption उसने कुछ ले ली। आज जो सरफेस ऑफ मून है वो इस फ्लैट नियर द एस्ट्रोनॉट, देयर इज नो एरोडायनामिक्स ड्रैग। एरोडायनामिक्स मतलब कि आपके पास एरोडायनामिक क्या होता है, जैसे आप बर्ड्स की एग्जांपल ले लो तो बर्ड्स अपनी विंग्स परों की वजह से उड़ते हैं, स्ट्रीमलाइन में उस टाइम पे वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो उड़े होते हैं। तो देयर इज नो एरोडायनामिक ड्रैग। अब बॉल के ऊपर तो कोई एरोडायनामिक्स, उसके तो कोई विंग्स नहीं है, तो कोई एरोडायनामिक्स ड्रैग ऑन द बॉल नहीं है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ, तो मून ग्रेविटी 1/6 ऑफ अर्थ है, तो हम इसकी सबसे पहले तो ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। 9 ग्रेविटेशनल जो है वो मून आपके पास 1/6 ऑफ अर्थ मैंने आपको बताया था, तो अर्थ की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 9.81, तो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ मून आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू उन्होंने यहाँ पे पुट की और ये आंसर आया। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना था, सबसे पहले तो हमने इसको डायमेंशनलेस रिजल्ट फाइंड आउट करना है, फिर हमने बताना है कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो किस टाइम पे जाके ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी, वैल्यू कब सॉरी बॉल कब ग्राउंड के साथ जाके स्ट्राइक करेगी। अब फ्रॉड नंबर को हमने कैलकुलेट किया। फ्रॉड नंबर क्या था आपके पास, जी की वैल्यू पे बेस था W नॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी जेड नॉट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्पीड। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है ना उसी के रिस्पेक्ट से आपने फार्मूला बनाना होता है। अभी हमें यहाँ पे कुछ बताया तो नहीं गया ना कि आपने कौन सा नंबर यूज करना है, किसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है। तो आप वैल्यूज देखें आपके पास कौन कौन सी चीज उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया, स्पीड दे दी है और एंगल दिया हुआ है और उसका लेंथ दी हुई है 2.0 मीटर, तो उसको देख के हमने उसका वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें, अगर हमने फ्रॉड नंबर की बेस की कैलकुलेशन की तो हमें यहाँ पे W नॉट चाहिए, मतलब उसकी वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी 21 स्पीड से आ रहा था और 5 डिग्री एंगल पे था, तो वर्टिकल है तो उसके लिए हम साइन की टर्म यूज करेंगे, साइन 5 डिग्री, तो आपके पास ये W नॉट आ गया। फ्रॉड नंबर किसके बोला था, W नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी जेड नॉट, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी जेड नॉट है, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा और W नॉट के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। W नॉट की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की और Z की वैल्यू जो 2.0 मीटर अबव द मून था वो उसकी Z है, उसकी लेंथ है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फ्रॉड नंबर का स्केयर 1.03 आ गया। अब देखिए फ्रॉड नंबर इज नियरली द सेम एज द लार्जेस्ट वैल्यू प्लॉटेड इन फिगर 7.13। आपके पास यहाँ पे कोई फिगर ड्रा है, फिगर 7.13, अगर तो यहाँ पे ड्रा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अपने हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपको वहाँ पे कोई फिगर मिलती है तो उसके साथ अपने वैल्यूज को मैच करें। फ्रॉड नंबर की आपके पास कोई फिगर होगी और जो वैल्यू जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है ना, ये वहाँ पे आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ है 2.75 उसकी टाइम पे, जब आपके पास टाइम 2.75 होगा तो तब ये वैल्यू लाइक आ रही होगी। तो उसने यहाँ पे बता दिया कि द वैल्यू ऑफ फ्रॉड नंबर इज नियरली द सेम इज लार्जेस्ट वैल्यू प्लॉटेड इन फिगर। उस वैल्यू में जो प्लॉट जो ग्राफ में जो वैल्यू प्लॉट की गई है वो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो आई है वो दोनों सेम होगी, और जब बेस बॉल जिस टाइम पे ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी उस टाइम पे जो टाइम है वो 2.75 होगा। आप कन्वर्टिंग बैक टू डायमेंशनल वेरिएबल यूजिंग इक्वेशन 7.6। अब आपके पास फ्रॉड नंबर का स्क्वायर आ गया है। इसके बाद आपने एक वैल्यू यहाँ पे पढ़ी थी, टी की वैल्यू पढ़ी थी हमने, जब हमने टी स्क्वायर जेड बाई डी स्क्वायर किया तो टी स्टार इक्वल टू W नॉट टी ओवर टी जेड नॉट था। अब हमें टाइम चाहिए कि जिस टाइम पे वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी, तो आप इसी तरह इसको रीअरेंज कर लें, टी स्टार जेड नॉट ओवर W नॉट, हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू पुट की, टी स्टार आपके पास 2.75 है, जेड नॉट 2 है, W नॉट 1.830 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, सारी वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास ये टाइम आ गया। एक ये तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम आया। अब हमने इसको एक्जैक्ट सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है, बताना है कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। एक्जैक्ट कैलकुलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग z इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन 7.5 अगर हम z को 0 कर दें, मतलब उसकी लेंथ को 0 कंसीडर कर लें, तो अब हमारे पास सॉल्विंग फॉर टाइम t और उसको ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो आपके पास लास्ट टाइम ये इक्वेशन थी जो यहाँ पे हमने सॉल्व की, ये वाली z इक्वल टू जेड नॉट W नॉट टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, इसके अंदर z टर्म को 0 करते हैं, मतलब ये वाली टर्म आपके पास 0 हो गया। अब इस टर्म के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब आप देख लें आपके पास यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये आपके पास c है, ये आपके पास b है और W नॉट b है, और ये आपके पास यहाँ पे a की टर्म है g माइनस 1/2 g। जब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो माइनस W नॉट हो जाएगा प्लस माइनस W नॉट स्क्वायर माइनस 4ac है तो 4/2 g z नॉट आ जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म्स आएंगी, 4/2 आपके पास 2 z नॉट g रह जाएगा। तो आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। तब आपके पास जो अब आपने W नॉट की वैल्यू पुट की, z नॉट हमें पता है, g भी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ मून, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन एक्जैक्ट कैलकुलेशन आई वो 3.055। देखिए पहले वाली वैल्यू 3.01
आई अब 3.05 आई है, तो दोनों वैल्यूज के अंदर थोड़ा सा मिनिमम जो है वो वैल्यू चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो हम इसका जो वैल्यू कंसीडर करेंगे, कहेंगे कि 3 सेकंड टाइम, जब 3 सेकंड था तब वो बॉल जो है वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड के साथ आके। इफ द थर्ड नंबर लैंडेड बिटवीन टू ट्रैजेक्टरीज, इंटरपोलेशन वुड हैव बीन रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे तो हमने एक ट्रैजेक्टरी ली, एक पाथ लिया और उस पाथ के थ्रू हमने एस्ट्रोनॉट से ने मून से बॉल बेस बॉल को नीचे गिराया, स्पीड उसने बता दी, तब हमने एक पाथ और एक ही पाथ के अंदर से डायरेक्ट जो है वो नीचे आ गई, स्पीड भी बता दी, तो एक पाथ था। जब अगर आपके पास दो पाथ हो और आपने फ्रॉड नंबर की कंडीशन की रिस्पेक्ट से उसको चेक करना हो तो इंटरपोलेशन वुड हैव बीन रिक्वायर्ड। तो आपके पास जो वैल्यूज इंटरपोलेट करी होंगी, इंटरपोलेट और एक्सट्रापोलेशन का टॉपिक आपने अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े तो वहां लिखा होगा, क्योंकि एक्सट्रापोलेशन ऑफ नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ डाटा था। अब अगर वो इंटरपोलेशन कह रहे थे तो उसके लिए कुछ टर्म्स चेंज होगी। सिंस सम ऑफ द नंबर्स आर प्रिसाइज टू ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आपके पास जो वैल्यू आई वो 3.01 आई थी और ये 3.05 आई है, तो 2 डिजिट्स की से थोड़े से चेंज है। द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट फ्रॉम पार्ट ए एंड पार्ट बी इज ऑफ नो कंसर्न, कोई इसका कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंस आया वैल्यूज का, तो हम फाइनल रिजल्ट कहेंगे कि हमारे पास जो टाइम आया है वो 3 सेकंड आया है टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो ये था आपके पास इस नॉन डायमेंशनलाइजेशन का ये हमारे पास एग्जांपल। इसके बाद टॉपिक नंबर 106 है, जो मैंने आपको नंबर्स कहे थे, जो हमने रेनॉल्ड्स नंबर देखा, फ्रॉड नंबर देखा, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं। फ्रॉड नंबर हमने देखा था, आपके पास जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू थी वो थी W0 ओवर GZ0। तो W0 एज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, V है, तो W0 हमारे पास एज अ कंपोनेंट ऑफ V लिखेंगे, V ओवर GZ0 लिखा है, तो Z0 उसकी लेंथ है, मतलब इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, तो V ओवर GL हम इस टर्म को लिख सकते हैं, V ओवर स्क्वायर रूट GL। अब इसको अगर आप रीअरेंज करें, मतलब आप फ्रॉड नंबर का स्क्वायर लें तो V स्क्वायर ओवर GL हो जाएगा। तो समटाइम एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि V स्क्वायर ओवर GL क्या है, फ्रॉड नंबर है या आपके पास दूसरी टर्म्स है, कोई और रेनॉल्ड्स नंबर है, तो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अब ये जो V है ये इनर्शियल फोर्स है और ये जो G है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, GL ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये आप बस 3 तरह से एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। वो कहेगा फ्रॉड नंबर कौन सा इसके अंदर से V स्क्वायर ओवर GL क्या है, या वो बस एमसीक्यूज में इस तरह का न्यूमेरिकल भी आता है कि वो आपको लेंथ की वैल्यू दे दे और आपने यहाँ पर वो वेलोसिटी G दे दे और L दे दे और आपको V फाइंड आउट करने के लिए कह दे, तो कुछ भी तरह से आपके पास आ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि फ्रॉड नंबर क्या है, इनर्शियल फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स है या इनर्शियल फोर्स ओवर विस्कस फोर्स है, वो एमसीक्यूज को इस तरह चेंज करके देता है। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो V L ओवर म्यू होता है, म्यू एज अ विस्कोसिटी है यहाँ पे, तो म्यू को हमने विस्कस फोर्स कहा। उसके बाद ये जो हमारे पास रो वी एल है ये हमारे पास इसकी इनर्शियल फोर्स है। तो देखिए दोनों में चेंजिंग क्या है, ये दोनों इसकी इनर्शियल फोर्स, बस नीचे जी था तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह दिया, नीचे म्यू था तो उसको विस्कस फोर्स कह दिया, और म्यू को एज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो म्यू होता है वो आपके पास रो ओवर वी के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक है आपका यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपके पास ये जो रो वाली टर्म है वो किसके इक्वल है। आई विल फाइंड दिस टर्म्स। म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये टर्म v हो जाएगी। उसके बाद स्टॉल नंबर है st से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेंगे, सम टाइम s या हम इसको sr भी लिख सकते हैं। ये f पहला बार v है, f से आप याद रख लें कि ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लो टाइम है और v जो है वो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब वो जो फ्लो हो रहा है वो कितनी टाइम उसकी ऑसिलेशन कितनी आ रही है, वो कितनी टाइम जो है वो मूव कर रहा है, अप टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फ्लो टाइम ओवर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो आपके पास ये नंबर आ गया। उसके बाद आइलर नंबर है, आइलर नंबर जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस डेल p होता है, तो डेल p को आप लिख सकते हैं, अगर आप बस दो प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग है तो P2 माइनस P1, तो प्रेशर डिफरेंस इसको डेल को वैसे भी आप प्रेशर डिफरेंस कहेंगे जब आप इस तरह की टर्म आ गई, तो रो वी स्क्वायर ओवर रो वी स्क्वायर, तो रो वी स्क्वायर है आपके पास ये टर्म, जिसको आप 1/2 रो वी स्क्वायर भी समटाइम्स लिखते हैं। और ये डायनामिक प्रेशर होता है, रो 1/2 रो वी स्क्वायर। आपने बर्नौलीज इक्वेशन में देखा कि जो आपके पास एक 3 टर्म्स थी वहां पे, उसके अंदर आपने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा है, डायनामिक प्रेशर कौन सा है, स्टैटिक प्रेशर कौन सा है, एक आई थिंक सो यही नेम थे। अब आपके पास ये जो रो वी स्क्वायर को आप 1/2 रो वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये आपके पास डायनामिक प्रेशर होता है। तो हमने यहाँ पे 4 टर्म्स देखी आपके हैंडआउट्स के अंदर, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, अगर आपको वो भी देखनी है तो वो भी देख लें। कैविटेशन नंबर है जो कि आपके पास एग्जैक्ट एलएमएस के हैंडआउट्स में नहीं है, अगर वो आपसे पूछ लेते तो वेल एंड गुड, आपको पता होना चाहिए कि कैविटेशन नंबर P माइनस रो वी ओवर 1/2 रो वी स्क्वायर होता है। आइलर्स नंबर वेबर्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, W E से रिप्रेजेंट करता है, रो वी स्क्वायर L ओवर सिग्मा। उसके बाद आपके पास मैक नंबर V ओवर C, आपने मिड में भी पढ़ा होगा मैक नंबर V ओवर C, वहाँ पे आपने मैक नंबर्स की वैल्यूज पढ़ी थी कि किस तरह से होती है। यहाँ पे मैक नंबर का फॉर्मूला V ओवर C है। स्पीड ऑफ लाइट ओवर आप वेलोसिटी का कोई भी किसी भी तरह से हम यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलैरिटी। एनालिसिस एंड सिमिलैरिटी है, सब रीड आउट कर लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस और सिमिलैरिटी के अंदर सबसे पहले तो जो आपका टर्म क्लियर होनी चाहिए वो है मॉडल एंड प्रोटोटाइप। मॉडल क्या होता है, मॉडल आपको पता है, आप जैसे अगर आपने कोई कार बनानी है, आपने कार बनानी है तो आप उसका मॉडल बनाएंगे, तो मॉडल जो होता है वो छोटा होता है, आप छोटा सा मॉडल बनाएंगे, इतना बहुत बड़ा मॉडल तो ना बना देंगे कार की तरह, आपका वो तो एक कार ही बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उसका मॉडल बनाएंगे, उसको जैसे आप किसी स्कूल के अंदर कोई मॉडल बना के अपना कोई टॉपिक जो है वो क्लियर करते हैं, उस मॉडल दिखाते हैं, तो इसी तरह से आप एक मॉडल बनाएंगे, उसको हम कहेंगे मॉडल। और जो प्रोटोटाइप होता है वो पूरा आपके पास डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी डिटेल्ड होता है। जैसे आप कार की एग्जांपल ले लें तो कार एक आपके पास प्रोटोटाइप है, लेकिन अगर हम उसका मॉडल बना
देंगे, उसको एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू शो करेंगे तो आपके पास मॉडल होगा। स्टार्ट होता है वो ये, इन मोस्ट एक्सपेरिमेंट टू सेव टाइम एंड मनी टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन अ जियोमेट्रिकली स्केल्ड मॉडल। अब आपके पास बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास टाइम और मनी को बचाने के लिए, आपके पास पैसा और जो आपका वक्त है वो बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर मॉडल बनाने को पे ज़्यादा फोकियत रखते हैं, मॉडल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा टेस्ट ऐसे परफॉर्म करते हैं जो कि मॉडल की बेस पे होते हैं, rather than on a full scale prototype, ना कि हम उसको एक प्रोटोटाइप मतलब आप उसको पूरा रियल में मॉडल उसको रियल में उसकी एक्सप्लेनेशन दे। इन सच केसेस केयर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर्टी स्केल द रिजल्ट। अब आपके पास जो मॉडल है उसके लिए हमारे पास उसको टोटली देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, क्या हमारा रिजल्ट प्रोटोटाइप के लिए भी ऐसे ही है। वो इंट्रोड्यूस हियर ए पावरफुल टेक्निक डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपके पास मॉडल और प्रोटोटाइप तो आया, लेकिन हमने इस टेक्निक इसको चेक करने के लिए एक न्यू टर्म ली जिसको हमने डायमेंशनल एनालिसिस कहा। वाइल टिपिकली टास्क इन फ्लूइड मैकेनिक्स, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इज यूजफुल इन ऑल डिसिप्लिन स्पेशली व्हेन इट इज नेसेसरी टू डिजाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। जब अपने एक्सपेरिमेंट को बताना होता है, कंडक्ट करना होता है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं। अब आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस के 3 प्राइमरी पर्पसेस हैं। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है। ये पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, मेरी तरफ से आएंगे का मतलब होता है कि आपके पास पेपर में आ सकते हैं, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आएंगे ही आएंगे। तो आपने इनको याद कर लेना अच्छे से। सबसे पहला जो प्राइमरी डायमेंशनल एनालिसिस का प्राइमरी पर्पस है, आप टू जनरेट अ नॉन डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर अगर आपने कोई नॉन डायमेंशनल पैरामीटर प्रोड्यूस करना है या नॉन डायमेंशनल पैरामीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको डेट हेल्प इन द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इन द रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अब डायमेंशनल पैरामीटर्स को जनरेट करने से हमारे पास किस चीज में हेल्प हो सकती है, हम एक एक्सपेरिमेंट उसकी रिस्पेक्ट से डिजाइन कर सकते हैं, मतलब हम उसका अपना जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिजिकल वैल्यूज दे सकते हैं, और हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी उसकी हेल्प से आ सकते हैं। किसकी हेल्प से आ सकते हैं, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स की हेल्प से। इसके बाद जो हमारा दूसरा पर्पस है डायमेंशनल एनालिसिस का, हम स्केलिंग लॉज उससे फाइंड आउट करते हैं। स्केलिंग लॉज क्या है, सो डेट द प्रोटोटाइप। आज जब आप स्केलिंग लॉज, आपके पास कुछ लॉज आ जाएंगे, आपके पास कुछ पैरामीटर्स फिक्स हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास जो प्रोटोटाइप की वैल्यूज आ रही हैं और जो हमारे पास मॉडल की परफॉर्मेंस है, दोनों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट आपके पास पर्पस है टू समटाइम प्रिडिक्ट ट्रेंड्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स। अगर हमने पैरामीटर्स के दरमियान भी रिलेशनशिप को पता लगाना है, तो हम उसके लिए भी ये डायमेंशनल एनालिसिस का को यूज करते हैं। अब आपके पास पैरामीटर्स भी तो कई तरह के हो सकते हैं, आपके पास पैरामीटर्स क्या थे, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट था, तो आपके पास इनके रिलेशनशिप को चेक करने के लिए भी हम